आज मैं एक्सरे का लेटरल व्यू बताऊंगा कि उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको स्टडी कैसे किया जाए और एक प्रॉपर अच्छी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाए। मैं एक एक्सरे का लेटरल व्यू ले रहा हूँ जिसमें हम देखते हैं सबसे ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड द ऑक्सीपिट। ठीक है, जो हेड का पोस्टीरियर एरिया होता है, ठीक, ये वो रहा। फिर इसका जॉइंट बनता है हमारे C1 वर्टिब्री के साथ, जिसको हम अटलस कहते हैं। ठीक है, अटलस के साथ जो इसका जॉइंट बनता है उसको हम अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली रोटेशनल मूवमेंट्स हो रही होती हैं। सर्वाइकल रोटेशन, सर्वाइकल नॉडिंग यहाँ पर हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं C1 और C2। जो दूसरा मोहरा होता है गर्दन का, उसको हम एक्सिस कह रहे होते हैं। C1 और C2 का जॉइंट बन रहा होता है यहाँ पे। इसके फेसेट्स नहीं, जस्ट आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं, बहुत छोटे, और आईवी डिस्क बहुत बहुत छोटी सी होती है, बिकॉज वेट ऑफ द हेड की वजह से यहाँ पर आईवी डिस्क कम होती है। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कि C1 का स्पाइनस प्रोसेस एंड देन C2 का स्पाइनस प्रोसेस, और C2 और C3 से फिर प्रॉपरली फेसेट जॉइंट्स शुरू होते हैं। ठीक है, C2 जो प्योरली फेसेट्स कहलाते हैं। C1 C2 के स्यूडो फेसेट जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, जस्ट अटैचमेंट के लिए होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स या सबलक्सेशन अगर हेड इंजरीज़ में होते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन पे होते हैं, अपर सर्वाइकल स्पाइन पे होते हैं। उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और वहाँ पर जो उसकी एक स्टिफनेस होती है C1 C2 के बीच में इंट्रा आर्टिकुलर, वो बहुत कम होती है। फिर हम देखते हैं C2 C3। यहाँ से प्योरली आईवी डिस्क हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती हैं C2 C3 के बीच में। पोस्टीरियरली हम देखें तो यहाँ पर हमें ये फेसेट जॉइंट्स मिलते हैं। फिर हम देखते हैं C3 का स्पाइनस प्रोसेस हमें दिखता है। अक्सर हम प्रॉन में अगर पेशेंट को लें तो हमें सबसे टॉप पे एक फेसेट फील होगा, वो C2 का होता है। C1 का इतना फील नहीं होता। C1 को अगर फील करना हो तो हम पेशेंट को एक्सट्रीम फ्लेक्शन में लेके जाएंगे, तब जाके हमें ये फील होगा। इट डिपेंड्स अपॉन के पेशेंट का बल्क कितना है, सर्वाइकल बल्क। अगर वहाँ पर फैट्स कम है तो ईज़िली हमें फील हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं C1 C2 C3। C3 का फेसेट्स आ गया, सुपीरियर इंफीरियर फेसेट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, एज इट इज़ प्राइवेट डिस्क आ गई, C3 C4 की फेसेट जॉइंट्स आ गए, प्रोसेसेस आ गए। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, यहाँ पे हमें ये जो एक कर्व सा बना हुआ है, ट्रांसवर्स प्रोसेस लेटरल व्यू में हमें नहीं दिखते, वो हम PA या IP व्यू में हमें दिखते हैं एज इट इज़। फिर हमें अगर हम नीचे जाएं तो C7 तक एज इट इज़ हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें मिलेगी, फेसेट जॉइंट्स मिलेंगे, और पीछे हमें स्पाइनस प्रोसेस मिलेगा। C1 to C7। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें देखना है कि स्ट्रक्चर्स कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, क्योंकि अक्सर कंप्रेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बहुत शॉर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कंप्रेशन, आईवी डिस्क पे कंप्रेशन की वजह से। एक चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये होती है कि हमें पिलर्स देखने होते हैं। दो पिलर्स होते हैं, एंटीरियर पिलर्स और पोस्टीरियर पिलर्स। एंटीरियर पिलर्स में टोटली वर्टिब्रल बॉडी, आईवी डिस्क आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, पोस्टीरियर पिलर में फेसेट्स आ रहे होते हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस सारे आ रहे होते हैं। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, अपर सर्वाइकल में जब भी इश्यूज़ होते हैं हमें यहाँ कंप्रेशन मिलता है या यहाँ पे कंप्रेशन मिल रहा होता है। ये जो C1 का फेसेट्स है ये थोड़ा नीचे आया होता है, या C2 का फेसेट प्रोसेस जो है ये ऊपर गया होता है। यहाँ पर जो इंटरस्पाइनस प्रोसेसेस है, इसका जो गैप होता है ये कम हो जाता है। एक चीज़ ये, या फिर जो ऑक्सीपिट से C1 का और ऑक्सीपिट से जो ये गैप है ये कम हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि अपर सर्वाइकल का इशू हो रहा है। सेकेंडली हम रोटेशन करवा के देख रहे होते हैं। ठीक है, जब भी अपर सर्वाइकल का प्रॉब्लम लगेगा, दिस वन जो C1 और ऑक्सीपिट का गैप है ये कम मिलेगा, या C1 C2 का जो इंटरस्पाइनस गैप है ये हमें कम मिलेगा। ठीक है, फिर इसके नीचे लोअर सर्वाइकल शुरू हो जाता है। लोअर सर्वाइकल में फिर हम देखते हैं फेसेट्स, यहाँ पे जी प्रॉपरली एक लाइन हमें शो होती है, ये फिर ओब्लिक लाइन, देन फिर ये पोस्टीरियरली जा रही होती है। ये फेसेट्स अगर लॉक हो तो ये जो प्रॉपरली ये लाइंस है ना, ये फेसेट जॉइंट्स की, ये हमें नहीं दिख रही होती, विजिबल नहीं होती। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, फिर यहाँ पर क्लियर, ये सब क्लियर है। अगर देखा जाए ये जो फाइंडिंग्स मेरे पास हैं, इसमें C2 और C3 पे हल्का सा फेसेट्स की लॉकिंग है और कंप्रेशन है। यहाँ इसको मैं रिलीज़ कराऊंगा तो पेशेंट विल बी मच ओके, और उसके सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू सा होता है। और इसके बाद हम कर्व देखते हैं। कर्व स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए कर्व, ठीक है। स्लाइटली एक्सटेंडेड होने की वजह से 5 डिग्री एक्सटेंशन में हमें कर्व मिल रहा होता है। 5 डिग्री एक्सटेंशन की वजह से वेट प्योरली लोअर सर्वाइकल पे शिफ्ट हो रहा होता है। जब भी कर्व में इश्यूज आते हैं, हमें अगर लॉर्डोसिस हमें मिल रहा होता है या लॉस ऑफ लॉर्डोसिस मिल रहा होता है, हाइपर लॉर्डोसिस, उस पर लोडिंग फिर वेरी कर रही होती है, ठीक है। ये फिर हम एक्सरे फाइंडिंग से हम देख के फिर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सरे है, मैं अगर देखूं तो इसकी ज़्यादातर लोडिंग, अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ऑक्सीपट से सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये ज़्यादातर लोडिंग फॉरवर्ड एंटीरियरली पड़ेगा और C3 C4 के लेवल पे, C2 C3 C4 के लेवल पे, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये यहाँ से आउट हो रही है C3 C4 के लेवल से, तो ज़्यादातर लोडिंग C3 C4 पे ही आएगी। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि अगर जितना एक्सटेंशन में होगा या फ्लेक्जन में होगा, हम उसी के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी लाइन, फिर हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर लोडिंग किस वर्टिब्री पे आ रही है। ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था जो हम लेटरली हम एक्सरेज को देख के अपनी जो डिसीजन है उसको देख रहे होते हैं। फिर C7 के बाद T1 थोरेसिक 1 वर्टिब्री जिसके साथ फर्स्ट सर्वाइकल रिब भी अटैच होती है। अब यहाँ पर हम अपने पोस्टीरियरली पीछे नेक पे अगर हाथ लगाएं तो हमें 2 उठी हुई जगह फील होती हैं। अच्छा, इन दोनों को फ़र्क कैसे करेंगे कि ये C7 या T1 का स्पाइनस प्रोसेस है। दोनों पे एक एक फिंगर रखते हैं, ठीक है। नेक फ्लेक्शन करें एंड एक्सटेंशन करें। जो मूवमेंट हमें फील हो C7 होता है, जिस पर मूवमेंट फील ना हो वो हमें T1 उसको कंसिडर करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीका है इसको फिगर आउट करने का।